अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमजाद का छठा पार्ट शुरू है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं तमाम तर उलझन और ज़हन में उठने वाले सवालात पर काबू पाकर सामान उठाकर कमरे के कोने में ज़मीन पर बैठ गया और सामान अपने सामने रख लिया। इमरान मोमबत्ती जलाओ, आर्याना की आवाज़ आई। मुझे अंदाज़ा था कि मोमबत्तियां जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत पेश आएगी, इसलिए मैंने माचिस पास रख ली थी। मैंने अपने सामने मोमबत्ती ज़मीन पर रखी और उसे माचिस से जला दिया। अब सुनो इमरान, मैं तुम्हें हिसार खींचने का तरीका बताती हूँ। अच्छी तरह मेरी बातों को ज़हन नशीन कर लो, कोई गलती मत करना वरना नुकसान उठाओगे। आर्याना की आवाज़ आई। सबसे पहले मैं तुम्हें जो अल्फाज बता रही हूँ 21 दफ़ा इसको पढ़ो और अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली पर फूंक लो। इसके बाद बैठे बैठे उंगली की मदद से अपने इर्द गिर्द ज़मीन पर दायरा खींचो। ख्याल रखना कि दायरा मुकम्मल आपस में मिला हो और इतना बड़ा दायरा बनाना जिसमें तुम खुद ये सारा सामान आ जाए। ये कहकर आर्याना ने मुझे वो अल्फाज रटवाए जिन्हें पढ़कर मुझे हिसार खींचना था। ठीक है, याद हो गए। 3 तो अल्फाज हैं। हिसार खींचकर क्या करना, मैंने सवाल किया। हिसार खींचने के बाद तुम दुनिया से कट जाओगे, ना मेरी आवाज तुम्हें आएगी, ना मैं या कोई भी चीज इस हिसार के अंदर दाखिल हो सकती है। इसलिए जब तक काम मुकम्मल ना कर लो इस हिसार से कदम बाहर मत निकालना। ख्वाह दरवाजा बजे, कोई आवाज दे या कोई भी खौफनाक से खौफनाक चीज नजर आए, डरना मत और कुछ भी हो जाए हिसार से मत निकलना, वरना जो होगा तुम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। आर्याना की आवाज मुझे कानों के पास महसूस हुई। मैं जो पहले ही डरा हुआ था, आर्याना की बात सुनकर मजीद खौफजदा हो गया, मगर मैं आर्याना पर अपना खौफ जाहिर नहीं होने दिया। ठीक है, हिसार खींचने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैंने सवाल किया। हिसार खींचने के बाद थैले से रान की हड्डी और खोपड़ी निकालोगे और उसके बाद वो हड्डी खोपड़ी को और प्याले को सामने रखो और रान की हड्डी को मोमबत्ती की आग में जलाओ। जैसे जैसे हड्डी जलकर कोयला होगी उसे तोड़कर प्याले में डालते जाना। जब मुकम्मल जल जाए तो उस जले हुए हड्डी के चूरे को बारीक पीसकर सुरमे की तरह बनाना। जब पाउडर की तरह बन जाए तो वो सारा पाउडर इस खोपड़ी में डाल देना। इसके बाद 141 दफा मंत्र पढ़ना और मंत्र पढ़कर खोपड़ी पर फूंक देना। बस काम खत्म हो। इसके बाद हिसार से बाहर आ जाना और खोपड़ी और इसमें मौजूद हड्डी का पाउडर संभाल कर रख लेना। बाकी मैं रात को बताऊंगी। ये कहकर आर्याना ने 141 दफा पढ़ने वाला मंत्र याद करवाया और तमाम बातें दोबारा दोहराई। और तीसरी बात, हिसार की अल्फाज और मंत्र के अल्फाज मुझसे सुने और बाकी सब बातें मुझसे सुनी तो उसकी तसल्ली हुई कि मुझे याद है। ठीक है इमरान, मैं कमरे में मौजूद हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। मैंने आर्याना के बताए हुए तरीके पर हिसार के अल्फाज दोहराए और अपने इर्द गिर्द दायरा खींचकर हिसार कायम कर लिया। इसके बाद मैंने हड्डी और खोपड़ी निकाल कर सामने रखी और रान की हड्डी मोमबत्ती के शोले पर रख कर जलाना शुरू कर दी। इस वक्त मैं बहुत मुतजाद कैफियत का शिकार था, डरा हुआ और खौफ भी था, कराहत भी थी। अजीब से वसवसे दिमाग में आ रहे थे, मगर मैं हिम्मत करके हड्डी को जलाता रहा और प्याले में जमा करता रहा। जब हड्डी मुकम्मल जल गई तो मैंने उसे पीसकर पाउडर की शक्ल दी। प्याले से सारा हड्डी का पाउडर खोपड़ी में डाल कर दिया जो एक तरफ से टूटी हुई थी। खिलाफ तवक्को किसी किस्म की रुकावट नहीं आई, ना कुछ ऐसा हुआ जो डरावना या खौफजदा करने वाला हो, मगर फिर भी डर, खौफ, कराहत, हड्डी के जलने की बदबू और बहुत से सवालात मेरे दिमाग और दिल पर हावी थे।
सारा पाउडर खोपड़ी में डालने के बाद मैंने खोपड़ी को सामने रखा और मंत्र दोहराना शुरू कर दिया और 141 की तादाद पूरी करने के लिए उसे उंगलियों के पोरों पर गिनना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र की तादाद 70 तक पहुंची, मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद है। मैं मंत्र पढ़ता रहा, मगर इसके बाद किसी बच्चे की जोरदार चीखों ने मंत्र में खलल डाल दी और मेरा दिल उछलकर जैसे अलग से बाहर आ गया। डर के बावजूद मैंने आर्याना की हदायत को मद्देनजर रखे और मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे मंत्र की तादाद पूरे होने की तरफ जा रही थी, चीखों और कराहों की ने जैसे मेरे कान के पर्दे फाड़ने शुरू कर दिए। खौफ और डर से मेरा जिस्म कांप रहा था, मगर मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा मैंने। तादाद 120 हो चुकी थी जब मुझे अपने सामने कोई 5-6 साला बच्चे का धुआंनुमा हवेला नजर आना शुरू हुआ और चंद लम्हों में उस हवेले ने बाकायदा मुजस्सम शक्ल इख्तियार। उफ, भयानक और खौफनाक चेहरा जिसका आधा हिस्सा खोपड़ी तक गायब था और चेहरा खून से भरा हुआ था। इसका सारा जिस्म बुरी तरह कुचला और खून से तरबतर था। इस बच्चे की सुर्ख आंखों से निकलती आग ने मेरे होश हवास मुअत्तल कर दिए और मेरा जिस्म पसीने में शरबूर हो गया। मंत्र 135 तक पहुंच चुका था जब इस बच्चे ने अपने हाथ आगे की तरफ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा जिस्म पसीने से शरबूर था, जिस्म बेजान हो चुका था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसकी भयानक आवाजें और बढ़ते कदम, मुझे लग रहा था खौफ से मेरा दिल फट जाएगा। मैं उठकर भागना चाहता था वहां से, मगर मेरा जिस्म बेजान हो चुका था। मंत्र सिर्फ 2-3 बार रह गया था दोहराना कि इस बच्चे ने हवा में मुझ पर छलांग लगा दी। खौफ व दहशत से जैसे दिल बंद हो गया और मेरी आवाज और चीख सीने में घुट गई। सांस जैसे अटकी हो सीने में और मैं होश हवास से बेगाना होता चला गया। आखिरी लम्हों में बस आर्याना का ख्याल दिमाग में था। पता नहीं कितनी देर मैं बेहोश रहा। जब होश में आया तो मैं आलती पालती मारे उसी जगह बैठा हुआ था और उसी हालत में आगे की तरफ गिरा हुआ था। मेरा सर सामने खोपड़ी पर था, जो शायद मेरे बेहोश होकर टकराने की वजह से टूट चुकी थी, मगर इसमें से हड्डी का सुरमा मौजूद था। कमर में अकड़ाव और गर्दन में दर्द से अंदाजा हुआ शायद मैं घंटों से इसी हालत में हूँ। मैंने बहुत कोशिश करके खुद को सीधा किया और कमरे में दाएं बाएं नजर दौड़ाई, मगर ना वो बच्चा ना आर्याना। फिर मुझे ख्याल आया मैं शायद हिसार में हूँ जिसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो आर्याना भी तो एक हिसार से बाहर होगी। एक ख्याल ने बिच्छू की तरह दिमाग पर डंग मारा। क्या जॉब मुकम्मल हो गया है? क्या फायदा हुआ है इस जॉब करने का? मुझे कैसे पता लगेगा कि मुकम्मल हुआ है या नहीं? फिर आर्याना की बातें ज़हन में गूंजी कि मुकम्मल ना कर पाए या डर कर उठ गए तो बहुत नुकसान उठाओगे। मैं तो सही सलामत हूँ। आखिरी मंजर मेरी आंखों के सामने आया जब इस भयानक बच्चे ने मुझ पर छलांग लगाई थी। गिरते गिरते आखिरी मंजर वही था। इसका मतलब है वो हिसार में दाखिल नहीं हो सका। अगर हो जाता तो मैं सही सलामत ना होता। यही सोचते हुए हिसार से उठ खड़ा हुआ और उंगली से खींचे हुए ख्याली दायरे से बाहर आ गया और आर्याना को आवाज दी, मगर ना उसकी खुशबू महसूस हो रही थी ना ही मौजूदगी का एहसास।
اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں تھی۔ میں نے سارا سامان سمیٹ کر تھیلے میں ڈال دیا اور اخبار لے کے کھوپڑی اور اس میں موجود ہڈیوں کے سرمے کو اس میں لپیٹ کر احتیاط سے سب چیزیں بیڈ کے نیچے سنبھال دی۔ اس کے بعد میں نے سائیڈ ٹیبل پر پڑا پانی پیا اور بیڈ پر لیٹ گیا اور نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ رات کے 8 بجا رہی تھی۔ یعنی میں زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہا، مگر شاید اس حالات میں گرے رہنے سے جسم اکڑ سا گیا تھا۔ عمل سے پہلے سامان کمرے میں رکھ کر میں نے باہر جا کر امی کو کہا تھا کہ میں سونے لگا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، شاید اسی لیے کوئی نہ آیا ہو۔ دروازے پر مجھے بے چینی اور شدت سے آریانہ کا انتظار تھا، کیونکہ میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب صرف اسی کے پاس تھا۔ میں بہت زیادہ تھکن اور بوجھل پن محسوس کر رہا تھا، جیسے جسم پر اور دماغ پر منو بوجھ ہو۔ مختلف خیالات میں کھوئے جانے کب میں سو گیا۔ میری آنکھ دروازہ بجائے جانے سے کھلی، میں گھڑی کی طرف نگاہ کی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ شاید امی کھانے کا کہنے آئی تھی، کیونکہ عام طور پر میں 10-11 بجے کھانا کھا لیتا ہوں۔ میرا اندازہ درست نکلا، دروازے پر امی تھی۔ میں کمرہ بند کر کے باہر گیا اور کھانا کھایا، امی سے کچھ دیر باتیں کی اور کمرے میں واپس آ گیا۔ آریانہ تقریباً 3 بجے کے آس پاس آتی تھی اور میں شدت سے اس کا منتظر تھا، مگر وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے موبائل آن کیا اور بہت دیر تک گیم کھیل کر دل بہلاتا رہا، پھر کمپیوٹر آن کر لیا۔